सामीन, हम यहाँ मीर तकी मीर के 300 साला यौम पैदाइश के मौके पर जमा हुए हैं और यह हमारे लिए आप कह सकते हैं कि खुशी और मसरत का मौका है कि इस अहम मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे बीच फ़रहत एहसास साहब मौजूद हैं। फ़रहत एहसास साहब को मैंने इससे पहले भी मीर तकी मीर पे गुफ्तगू करते हुए सुना है और आप में से वो हजरात जो फ़रहत एहसास साहब और डॉक्टर खालिद जावेद साहब, उन दोनों की गुफ्तगू जो ऑलरेडी जश्न अदब की यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, अगर आप वो गुफ्तगू को सुनेंगे तो आप मीर तकी मीर की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं से रोशनास हो सकेंगे। मुझे लगता है कि उस गुफ्तगू को सुनने के बाद आप ये महसूस करेंगे कि मीर तकी मीर को दोबारा से दरियाफ़्त किया गया है। दरअसल मीर तकी मीर को उससे पहले जैसा समझा जा रहा था या जिस तरह से मीर तकी मीर की शायरी को लोग पढ़ रहे थे, देख रहे थे, उसके बाद उनको समझने और उनको पढ़ने का जो एक ज़ाविया है वो बदला है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं सर को ज़्यादा सुनूं और बीच बीच में थोड़ा बहुत इंटरवेंशन जो हो सकता है सवालों के ज़रिए वो मैं करूँ। फ़रहत एहसास साहब का तारुफ़ मैं क्या करूं, मैं बस इतना कह सकता हूं कि फ़रहत एहसास साहब के बारे में ये है कि फ़रहत एहसास साहब के से मुतल्लिक़ है कि फ़रहत एहसास को दरियाफ़्त तो कर सकते हो, फ़रहत एहसास को ईजाद नहीं कर सकते। जहाँ पे मीर ने का एक शेर अभी अनस फैज़ी ने पढ़ करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म किया था, वहाँ पे उन्होंने कहा था कि मीर के दीनों मज़हब को अब पूछते क्या, उनने तो कचका खींचा, दैर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि जहाँ पे मीर अपना कलम रोक रहे हैं वहाँ पे फ़रहत एहसास साहब कचका खींचा, सर का मजमूआ कलाम है, कचका खींचा सर की शायरी का मजमूआ है। और जब आप फ़रहत एहसास साहब को पढ़ते हैं तब आपको फ़रहत एहसास साहब की शायरी में भी ऐसा लगेगा कि एक वो मीर थे जो आज से 300 साल पहले पैदा हुए और वो जो इन गलियों में कहीं टहल रहे होंगे उस ज़माने में, आज हमारे बीच जो फ़रहत एहसास साहब बैठे हैं वो उनका अवतार हैं, अगर आप कह सकें तो इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा। सर, मैं गुफ्तगू को मौजू की तरफ लेकर के आना चाह रहा हूँ और इसमें सबसे पहला जो सवाल है मेरा वो मीर तकी मीर से मुतल्लिक़ ये है कि जैसा कि सब जानते हैं कि मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। एक लक़ब जो दे दिया जाता है, एक दूसरा ये कि उर्दू शायरी में कई तरह के आप कह सकते हैं कि तजर्बात किए लोगों ने, लेकिन मीर को ऐसी उनकी शायरी में ऐसे क्या औसाफ हैं जो मीर को खुदाए सुखन बनाते हैं आपकी नज़र में? ठीक है, हेलो। ये असल में ये खुदाए सुखन का जो लक़ब मिला है मीर को, ये सारा मसला इसी से पैदा हुआ है। इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं ये रंजीत चौहान और जश्न अदब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि मीर का 300 साला जश्न, उसका पहली तकरीब रंजीत चौहान ने की है। और ये बहुत, अगर आप तारीख़ी पस मंज़र में देखें तो 300 साल के बाद पहली बार इस तरह से मीर को याद करने का आगाज़ हुआ है। मीर साहब, मतलब ये जो सिग्निफिकेंस है, इसकी जो अहमियत है इस तकरीब की, उसको आप इस तरह अगर देखेंगे तो ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ सकता है कि 1810 में मीर साहब का इंतकाल हुआ। उनकी ज़िंदगी जो गुज़री है वो
बहुत, जैसे हम कहते हैं, इवेंटफुल ज़िंदगी है, पुरज़ वाक़यात। लेकिन वो 60 साल की उम्र तक कहीं ठहरने नहीं पाए। कभी यहाँ हैं, कभी अलवर में हैं, कभी हरियाणा की तरफ जा रहे हैं, कहीं किसी भी, जो भी उनका सरपरस्त होता था और उसके साथ वो रहते थे। और सारी 60 साल की ज़िंदगी उनकी भागते दौड़ते गुजरी है। मतलब ये हमारी जो हमारे जहन में जो इमेज है मीर साहब की, कि वो दूसरों से मिलते नहीं थे और अपने आप में रहते थे, तो ये तस्वीर अपने आप टूट जाती है, शिकस्त हो जाती है जब हम देखते हैं कि लखनऊ 60 साल की उम्र में गए वो, वहाँ पर तो उन्हें थोड़ा सा क़याम नसीब हुआ, लेकिन 60 साल की उम्र तक वो कहीं एक जगह टिके नहीं। मुस्तकिल वो सफ़र में रहे और मुख्तलिफ़ तलाशे रोज़गार में सरगर्दा रहे और कहीं एक जगह ठहरना उनको नसीब नहीं हुआ। तो एक ऐसा आदमी जो इतना ज़्यादा चला फिरा हो, उसके बारे में ये कहना कि वो कमामेज़ थे या वो इंसानों से भागते थे, वो भागना एक ख़ास मानी में था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लोगों से मिले और इतने मुख्तलिफ़ लोगों से मिले जिसकी जो आप देख सकते हैं उनकी शायरी में भी, कि इतने मुख्तलिफ़ किरदार उनकी शायरी में जो हमें देखने को मिलते हैं। और घर और बाज़ार और महबूब की गली और मैखाना और मस्जिद, ये सारे जो किरदार हैं वो इतने भरे पूरे हैं। तो इसकी वजह से ये वही वजह रही कि वो इतना लोगों से, इसलिए कि जब आदमी घूमता फिरेगा तो मुमकिन नहीं है कि वो लोगों से राब्ते में ना आए। अब हुआ ये है कि 1810 में इंतकाल हुआ मीर साहब का, उसके बाद वो दुनिया बिल्कुल बदल चुकी थी। 19वीं सदी के आते आते जो एक तरह से सी चेंज जैसे कहते हैं ना, वो आ चुका था हमारे तहजीबी ज़िंदगी में। 18वीं सदी की ज़िंदगी बहुत शांत, बहुत ठहरी हुई, हालांकि सियासी तौर पर बहुत उथल पुथल थी, लेकिन समाजी सतह पर जो क्लासिकी सांचा था ज़िंदगी का वो बिल्कुल महफूज था। तो 19वीं सदी के जो आगाज़ है, वहाँ से जिस तरह से अंग्रेज़ों का तसल्लुत बढ़ता चला गया, 1800 में जनरल लेक ने फतह किया दिल्ली को, और उसके बाद से फिर लाल किला बिल्कुल पूरी तरह से मुतज़लज़ल हो गया और इन्हदाम का उसका अमल जो है तकरीबन मुकम्मल हो गया। और जो हवाएं उधर से मगरिब की तरफ से आ रही थी वो तेज़ हो गई और धीरे धीरे जो पुराने उलूम थे हमारे पूरे मुसलमानों के में भी और हिंदू में भी, जो उनकी रवायती उलूम थे, उनसे तवज्जो हट के और नई जो साइंस आ रही थी, फ़लसफ़ा आ रहा था मगरिब से, उसकी तरफ लोगों का ध्यान चला गया। तो एक जो दुनिया थी 18वीं सदी की, उसके मुकाबले में वो दुनिया जो थी वो बहुत अपने बारे में शक व शुबा की, अपने तहजीबी और समाजी वजूद के बारे में एक डाउट और एक तकलीफ़ दे हद तक उसके बारे में शुबे का एहसास और क्वेश्चनिंग, सवाल उठाने की, सवाल करने की एक ऐसी रविश चलने लगी, या उसके अवाइल में थी वो, जो आगे चल के 20-25 साल में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई वो पूरी तहरीक। तो अब 1822 में पहला जश्न मनाया जाना चाहिए था। भाई उस वक़्त तक भी मीर को तस्लीम कर लिया गया था कि वो खुदाए सुखन है, हमारे सबसे बड़े शायर हैं, और वो शायर हैं जिन्होंने उर्दू में बड़ी शायरी का इम्कान पैदा किया। सब
मानते थे कि लेकिन किसी ने उनको याद नहीं किया। मतलब एक तकरीब भी तारीख में कहीं भी हमें नहीं हम कह सकते हैं किसी ने मीर साहब को याद किया हो। लेकिन जब वो लखनऊ पहुँचे हैं 1982 में 60 साल की उम्र में, तो वहाँ पर डंका पिटा जुर्रत का, और जुर्रत जैसे बहुत से लोग जो थे वो सेंटर स्टेज पे थे। मतलब मुशायरे में जहाँ भी मीर साहब जाते थे तो तबर्रुक के तौर पे उनको सुन लेते थे कि हमारा बड़ा शायर है ये, लेकिन दाद देते थे उस जुर्रत को ही। तो ये जो एक उसके बाद फिर इंशा और मुस्तफ़ी और इनका दौर आ गया, फिर नासिक आ गए। और लखनऊ में जो माहौल था अदबी, उसमें मीर साहब को एक जैसा कहते हैं कि रेनिंग डेटी, जो सद्र सनम, एक बड़ा बुत, उसकी हैसियत तो हासिल थी। लेकिन जो मजाक के सुखन था, जैसे कहते हैं कि टेस्ट जो है वो बदल चुका था। मीर साहब ने उसी ज़माने में जुर्रत की शेर पे कहा होगा कि भाई तुम अपनी चूमा चाटी कर लो, तुम्हें शायरी से क्या मतलब। तो इस तरह की बातें भी मशहूर थी। तो कहने का मतलब यह है कि 1822 में नहीं हुई कोई यादगार उनके नहीं बनाई गई, 1920 में, 1922 या 1923 में नहीं बनाई गई। लेकिन 1920 में भी वही हाल था कि मतलब उस वक़्त गालिब का रिवाइवल शुरू हो गया था। मतलब ये गालिब का इंतकाल 69 में हुआ, 69 से लेके और आखिर तक 19वीं सदी के गालिब को भी कोई नहीं जानता था। दाग जो थे उनकी शहनशाहियत पूरी तरह से कायम हो चुकी थी चारों तरफ। मतलब वो उन्होंने जैसे जो होता है कि चारों दिशाओं में उनकी हुक्मरानी थी दाग की पूरे हिंदुस्तान में। गालिब को भूल ही गए थे लोग। वो तो 1892 में जब यादगार गालिब लिखी है इन्होंने हाल ही ने, तब थोड़ा सा गालिब का नाम दोबारा आया। उसके बाद फिर वो जो रैशनलिज्म, जैसे मैंने कहा कि इंग्लैंड से पढ़ के आने वालों की तादाद, खुद यहाँ पर दिल्ली कॉलेज में अंग्रेज़ी का सिलसिला शुरू हो गया था, और बहुत से कॉलेज जो मॉडर्न एजुकेशन दे रहे थे, उनके तरबियत याफ्ता जो लोग थे, उनके यहाँ जो जहन था उनका, वो गालिब से ज़्यादा करीब था, गालिब की शायरी से। तो 1920 में भी गालिब अब्दुल रहमान बिजनौरी जो है वो महासिन कलाम गालिब लिख रहे थे, और हाल ही किताब थी और तो उस वक्त भी याद नहीं किया गया मीर को। अब 100 साल के बाद जाके इस दौरान मतलब मीर अब एक अजीब एक अलमनाक चीज़ है ये कि खुदा सुखन है, सबसे बड़े शायर हैं, सब समझ रहे हैं, एतराफ़ कर रहे हैं, लेकिन उनको याद नहीं कर रहा कोई। तो ये हमारी अदबी तारीख़ का इतना अलमनाक पहलू है। उससे एक चीज़ मेरे जहन में आती है कि खुद शायरी के बारे में कि आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी धूम मचा लीजिए अपने ज़माने में, तो उसका होना क्या है या आप पर मुनहसर नहीं है। आप लेकिन मीर जैसा आदमी अभी तक आप नहीं कह सकते कि मीर को पूरी तरह से समझा जा सका है। बिल्कुल। तो ये एक इसलिए इसी पस मंज़र में ये मैंने बात जो की जी बिल्कुल कि ये तकरीब जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, किसी को मतलब नहीं, इतने लाखों का शहर है ये, किसी को मतलब नहीं मीर तक नहीं बेचारे। एक आप मीर के सिस्टम में दाखिल हो जाएं तो फिर आप सारी हुकूमतें और सारी दुनियाएं उसमें ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर शहर में या किसी भी जगह हम बैठ के बात कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, और ये याद कर रहे हैं कि 300 साल हो गए मीर को। बिल्कुल। तो फिर साहब मैं इस
मीर साहब का एक शेर है कि सरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया हमको, वगरना हम खुदा थे गर दिले बेमुद्दा होता। मीर साहब के यहाँ ज़ात का जो तस्वुर है उस पर मैं आपसे चाहूँगा कुछ रोशनी डालें आप। वो ज़ात के तस्वुर को किस तरह देखते हैं, किस तरह से उस पर उसको अपनी शायरी में बरतते हैं, या ख़ुद उनका जो अपना तजर्बा है वो किस तरह से वो हमें उनकी तख्लीक में नज़र आता है। असल में मसला ये है ना कि ये हमारी क्लासिकी शायरी जो है उसमें ज़ात तो कुछ होती ही नहीं थी। आदमी फ़र्द की ज़ात जो है ना वो बहुत पस मंज़र में रहती थी। लेकिन मीर जो कुछ शेर आप पढ़ते हैं मीर का, जो उसमें मैं या हम सुनाई पड़ता है, हम या मैं, तो वो हम या मैं वो मीर की ज़ाती ज़िंदगी की तर्जुमानी करने वाली ज़ात नहीं है। वो ज़ात जो है वो एक किरदार है जो उनके पास इल्म था, जो कुछ भी है, जो तजुर्बा था उनका कि इस कायनात में इंसान क्या है। मतलब जब ये कहते हैं कि सरापा आरजू उन्होंने बंदा कर दिया हमको, तो वो मीर अपने बारे में नहीं कह रहे हैं, वो पूरी नौ इंसानी के बारे में कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे इंसानियत के मजमूई जो शख्सियत है उसकी। तो हमारे यहाँ ज़ाती ज़िंदगी का तजुर्बा जो है, मतलब ये जो गम और खुशी और ये भूख लगी हुई है, खाना नहीं मिला, बेरोज़गारी है, भागे फिर रहे, मीर जैसी ज़िंदगी थी। अगर कोई छोटा मोटा शायर होता तो वो ये सब कहता रहता कि आप ये कोई पूछ नहीं रहा है हमको, और हमको रोज़गार नहीं, मकान नहीं है, कुछ नहीं है, इसी में वो बच्चों के गुब्बारे नहीं है, फलाने जमा के, जो ये सब शायर कहते रहते हैं, बेवकूफ़ी की बातें करके मर जाते। लेकिन आप ये देखिए कि शायरी में उनकी कुछ भी नहीं है। मतलब ज़िक्र मीर जो उनकी ज़बान आबीती है उसमें वाक़यात ही वाक़यात हैं और हिकायतें हैं और वो नसीहतें हैं। लेकिन शायरी में उनकी कंटेम्प्रेरी जो असली वाक़यात हैं ही नहीं बिल्कुल। जो ये हमारे बहुत से शायर लोग कहा करते हैं कि आप सियासत की बातें या बाज़ार की बातें या जो छोटी मोटी ज़िंदगी की मुसीबतें हैं उनको आप नज़्म कीजिए। लेकिन वहाँ मामला ये था कि वो आदमी उस पूरे वक्त में अपने जिस तरह से रहा है, वो मीर की शायरी जो है वो उसको रिस्पांस थी कि ये वक्त है क्या, उस वक्त में मीर की अपनी अहमियत क्या है, और वो उस वक्त के ऊपर क्या वो अपने वक्त के ऊपर वो काबू पा सकते हैं, क्या वो अपने ज़माने को अपने मुताबिक ढाल सकते हैं। तो यह इंटरप्रेट करने का अपने ज़माने को, जिस ज़माने भी वो हैं, तो वो ज़माना जो है उसमें पिछले ज़माने भी शामिल हैं और अगर हम देखें तो आने वाला ज़माना भी शामिल है। तो मीर के यहाँ ये सारी जो चीज़ें हैं किरदारों के हवाले से हैं। मतलब आशिक जो है वो एक कैरेक्टर है। क्लासिकी शायरी में हमारे यहाँ आशिक एक कैरेक्टर है, माशूक एक कैरेक्टर है और वाइज एक कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर्स हैं जिनसे वो पूरा ड्रामा बना है और हो रहा है। अब उसमें मीर के यहाँ जैसे आपने कहा कि वो एक तरफ खुदा है, कायनात है, एक तरफ इंसान है, एक तरफ माशरा है, एक तरफ वक्त है, एक तरफ इंसान की ज़ात है। मीर साहब की अपनी ज़ात भी है और वो इंसान। तो ये इतने इंटरेक्शंस हैं, उस इंटरेक्शंस में जो तोड़ फोड़ हो रही आदमी की, जो दुख मिल रहे हैं उसको, दुख भी मीर के यहाँ जैसे बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ये कहा गया कि गम मीर साहब का। तो हमने तो पहले भी ये बात कही थी कि रोना जैसे मीर के यहाँ है, वो रोना एक बहुत मेटाफिजिकल किस्म का क्राइंग है। वो ये रोना नहीं है इस बात के कि हम
मतलब जो मादी चीज़ें हैं और दुनियावी चीज़ें हैं उनके बारे में जो ये है कि जो महरूमियाँ हैं, अगर उसका रोना नहीं है, वो रोना है एक तरह का, एक कायनाती हिज्र है। मतलब आप जो जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं उससे दूरी आपकी, और आप जो कुछ होना चाहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन आपका जो है, आप जो कुछ होना चाहते हैं, जो आपके अंदर इंसानी और जो शायराना इम्कानात हैं उनको हासिल करने के करीब पहुंचने की जद्दोजहद में नाकामी का गम से कह सकते हैं। तो ये जो मामला है कि ज़ात और कायनात पूरी जो है वो एक तरह से बिल्कुल एक सिंथेसिस में आ जाती है, तो वहीं पर अमीर की अहमियत भी वाज़ेह होने लगती है। फैज़ साहब, ये गम दुख, ये जो इसका जो तस्वुर है वो बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है। तो मीर का जो गम है, दुख है उस ज़माने का, वो मीर की शायरी में जो नज़र आता है बेसिकली वो किस तरह का है? भाई मीर साहब को मैंने अर्ज़ किया कि दो बहुत बुनियादी शेर हैं। जैसे वो है कि तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया, मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत में, तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया। इसी तरह का एक और शेर है, वो ऐसे ये नाकामी को सेलिब्रेट करने की बात बहुत शेरों में कही है मीर साहब ने। एक और है कि तुम वाकिफ़े तरीके ना ताकती नहीं हो, ना ताकती नहीं हो। वाह, ये एक फिलोसोफाइज कर दिया, थेराइज कर दिया इसको कि ना ताकती की तरीक़ है। तरीक़ के मतलब होता है वे ऑफ लाइफ, कि ना ताकती का तर्ज ज़िंदगी क्या है। ये तर्ज ज़िंदगी क्या है कि आप इंसान की हैसियत से इस कायनात में बहुत वल्नरेबल हैं, बहुत दुश्मनों की ज़द पर हैं। एक तरफ मौत है, एक तरफ बड़े बड़े जाबिर लोग हैं, और आप मोहब्बत कर रहे हैं तो मोहब्बत भी आपके ऊपर हमलावर हो रही है। मतलब आप हर तरफ से ज़द पर हैं, किसी के तीर पर, किसी की तलवार के निशाने पर हैं। तो इंसान होना खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी नाकामी की अलामत है। वाह। अमीर के यहाँ जो मामला है कि जैसे बाद में फिर एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलोसोफर्स ने बाद में इसको ज़्यादा एलेबरेट किया, और ये ट्रेजिक सेंस ऑफ लाइफ जो है कि एक इंसान की ज़िंदगी जो है खुला हुआ ज़ख्म है, और ये ज़ख्म ही बातें करता है शायरी में, और आप किसी भी सारे जो आर्ट्स हैं उनके अंदर। तो ये जो तरीक़े नाताकती उन्होंने कहा है कि इस दुनिया में आप इंसान की हैसियत से जिस्मानी आपकी ज़िंदगी जो है वो तो किसी काबिल है नहीं, उसकी कोई वक़्त नहीं है, वो तो इतनी ज़्यादा ख़तरे में है कि वो एक लम्हे के लिए भी आप उसको पायदारी का नाम नहीं दे सकते, कि पायदार नहीं समझ सकते उसको। तो अब ये है कि करें क्या? तो इस नाताकती को जैसे बाद में मतलब पैसिव रेजिस्टेंस से गांधी जी ने किया, या मार्टिन लूथर किंग ने, कि बड़ी ताकत के सामने आप कैसे टिक सकते हैं। आप जो हैं वो जहाँ हर दम आप जो हैं ख़तरे में हैं, हर दम आप ज़द पर हैं, तो आप वहाँ पर सिर्फ अपने एहसास हुस्न को मजबूत करके, अपने अंदर जो आपकी वजूदी क़ुव्वत है उसको मुस्तहकम करके ही उसके सामने, जहाँ आपने खुद अपने अंदर आपको ख़त्म कर लिया हो। सूफियों का एक पुराना, जैसे रूमी ने भी कहा कि मूतू क़ब्ल अन तमूतू, मौत से पहले मर जाओ, मौत से पहले मत क्या जाओ। मतलब आप अपनी छोटी सी जो ज़ात है आपकी, छोटी मोटी, उसको ट्रांसग्रेस कर जाइए, ट्रांसेंड कर जाइए उससे,
और वो ट्रांसेंड करके फिर आप सारी कायनात में को अपने अंदर जज्ब कर सकते हैं। तो वो एक ऐसी क़ुव्वत आपको हासिल होती है जो किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत के सामने टिक सकती है। बिल्कुल। यहाँ पर ये जो कंट्रीब्यूशन है मीर का, इस तरह की जो शायरी है वो सारी दुनिया में मुझे तो कहीं नज़र नहीं आई कि तुम वाकिफ़ तरीक़े नाताक़ाती नहीं हो। वाह। मीर की शायरी पे, मजमूई तौर पे मीर की शायरी का उर्दू शायरी पे क्या असर पड़ा, इस बारे में आप अपने ख़यालात का इजहार करें कि जो एक मजमूई उर्दू शायरी है उस पे मीर की शायरी का कितना असर है भी या नहीं है, और अगर है तो किस कदर है? भाई मैंने आपसे कहा ना कि मीर साहब का मामला ये था कि वो इतना ज़्यादा खुद अपने बारे में जो कहते हैं कि सहल है मीर का समझना क्या, हर सुखन उसका एक मकाम से है। तो ये मकाम क्या है? वाह। अब मकाम ये है कि एक आदमी एक अपने इंसानी वजूद को, कायनाती जो वजूद है उसमें ज़म कर रहा है, अपने आप को वसअत दे रहा है और अपने आप को मुनहदिम करने का, कि अपनी एक छोटी सी ज़ात को मुनहदिम करके उसको ट्रांससेंड करके फिर आप इतने बड़े हो रहे हैं कि जिसमें इज्र और विसाल और ये सारी चीज़ें सब ख़त्म हो जाती हैं, उसमें एक इटर्नल प्रेजेंस रहती है सिर्फ। तो वहाँ पर उस तजुर्बे तक पहुँचना, मतलब शायरी में बहुत से ऐसे मामलात हैं मीर साहब के यहाँ जिनको अभी पिन पॉइंट ही नहीं किया है। मतलब सबसे बड़ा जो काम अभी हमारे हालिया ज़माने में सलमान फारूकी ने किया, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ उनके ज़ाहरी जो फ़न है उसके ऊपर अपने आप को महदूद रखा। मीर की सिग्निफिकेंस एज ए शायर की हैसियत से उनकी अहमियत क्या है और उन्होंने काम क्या किया, वो अभी बहुत हद तक सामने नहीं आ पाया है। उसकी वजह यह है कि वो इतने ज़्यादा एसोटेरिक आदमी हैं, मतलब अपने अंदर अपने आप से बातें करना और दुनिया से बातें करना, कायनात से बातें करना, दूसरे इंसानों से। हाँ, आप दूसरों से बात नहीं कर रहे हैं, बाहर नहीं कर रहे हैं बात, लेकिन आप अंदर सबसे जुड़े हुए हैं। तो ये ऐसी सूरतें, जैसे तसव्वुफ में कहा जाता है सलूक की मंजिलें, कि आप एक मेटाफिजिकल एक जर्नी है आपकी, एक मावराई एक सफ़र है आपका। तो उसमें आप जब गुफ्तगू करते हैं तो जब तक दूसरा आदमी जो पढ़ रहा है मीर की शायरी को या सुन रहा है वो उस सतह तक नहीं पहुंचता, उस वक़्त तक वो उनके लफ्ज़ों से आगे नहीं बढ़ पाता। बिल्कुल। तो ये एहसास जो है मीर साहब का, जो हमने बात की थी कि वो तन्हाई का जो मसला है वो बहुत बड़ा भयानक मसला है कि एक आदमी मतलब सिर्फ इसलिए अपने आप को अलग महसूस कर रहा है या अपने आप को तन्हा महसूस कर रहा है कि वो जिस सतह पर रह के बात कर रहा है उस सतह तक लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। अच्छा, होता क्या है कि आप जो आपकी ज़िंदगी आप देखते हैं जिसमें हम सब लोग हैं, आम ज़िंदगी क्या है, आप सुबह से शाम तक अपना जो काम कर रहे हैं काम करते हैं, घर में आपकी बीवी है, बच्चे हैं, या आपका कोई कारोबार है, रोज़गार है, उसमें लगे हुए हैं आप। और छोटी मोटी एक ज़रूरत होती है आपकी जिसमें आप कम्युनिकेट करते हैं। लफ्ज़ का इस्तेमाल जो है ना बहुत महदूद है। मतलब आप हमारी पूरी ज़िंदगी में, आज तक इंसानों की पूरी ज़िंदगी में लफ्ज़ों का इस्तेमाल वो बहुत कारोबारी किस्म का होता है। तो शायरी में भी ज़्यादातर शायरी क्या होती है, छोटे मोटे जज्बों को आप कैटर कर रहे हैं कि छोटी खुशी है, छोटी से गम है, छोटी सी आपके ख्वाहिशें हैं। मतलब हर आम जिसे आदमी कहते हैं ना, वो बहुत औसत दर्जे का आदमी होता है, बहुत छोटा उसका प्लेन होता है,
बहुत छोटी सतह होती है, फैलाव उसका बहुत छोटा होता है, उसके यहाँ ख्वाहिशें छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। एहसास हुस्न, मतलब आप जो आम आदमी की ज़िंदगी है वो अगर एकदम से एक बहुत बेपनाह हुस्न उसके ऊपर नाजिल हो जाए तो वो जल के भस्म हो जाएगा, वो उसको अंगेजी नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा इश्क अगर किसी आम इंसान को आ जाए तो वो पागल दीवाना हो जाएगा, मतलब वो सहार नहीं सकता उसको। बिल्कुल। तो शदीद जज्बे जो हैं या शदीद जो कैफियत हैं वो हमारी आम ज़िंदगी, समाजी ज़िंदगी के बस की नहीं है। मीर जैसा शायर क्या करता है कि वो उसी सतह पर रहता है और हर वक्त उसके वजूद पर बिजलियाँ गिरती रहती हैं, तूफ़ान आते रहते हैं और ज़लज़ले आते रहते हैं। मतलब एक बड़ा शेर जो होता है वो एक ज़लज़ले से कम होता है, मतलब वो आपके पूरे वजूद को तहस नहस कर देता है। सारी समाज समाज सारी हुकूमतें सब धज्जियाँ उड़ जाती हैं उनकी। तो ये जो जिस सतह पर रह के मीर साहब शायरी कर रहे थे वो, या बाद में गालिब ने की और छोटे पैमाने में बहुत से लोगों ने की, तो ये शायरी जो है उसकी जो कुव्वत है कि वो ज़िंदगी को, जो बिल्कुल बेईमानी ज़िंदगी है, बिल्कुल मुहम्मल ज़िंदगी है, एब्सर्ड ज़िंदगी है, उसमें थोड़ी सी मीनिंगफुलनेस पैदा करती है वो। मतलब मीर के यहाँ 100% है तो आम ज़िंदगी में वो 5% आएगी मीनिंगफुलनेस। बिल्कुल। तो इसीलिए मीर का मतलब तकलीद मीर के असरात हम कहेंगे अगर तो कोई भी नहीं। मतलब मीर के बावजूद बहुत सी शायरी होती रही है उनके ज़माने में ही, लेकिन मीर जैसा शायर जो है, जो या मीर जैसे शायर बहुत से लोग हैं, मतलब जैसे शेक्सपियर हैं या मिल्टन हैं या हाफिज़ हैं या रूमी हैं और कालिदास हैं, तो इनके असरात इस तरह नहीं होते। मतलब वो सिर्फ ये करते हैं कि एक माहौल पैदा कर देते हैं कि लोग शायरी को अहम समझने लग जाएं और शायरी के ज़रिए से आदमी जिस हुस्न को पाना चाहता है, इश्क की जिन कैफियत को महसूस करना चाहता है, उनके करीब तर पहुँचें या उनकी शिनाख्त थोड़ी सी उनको मिल जाए बस। बाकी मीर जैसा कोई हो नहीं सकता। मीर होगा किसी दीवार के साए के तले मीर, क्या काम मोहब्बत से उस आराम तलब को। मीर यहाँ पे जिस बात का इनकार कर रहे हैं, हालांकि हम देखते हैं कि कम उम्री में ही, मतलब 14 साल की उम्र में मीर को इश्क हुआ और उसका असर मीर की ज़िंदगी पे भी हमें देखने को मिलता है, उनकी शायरी पे भी देखने को मिलता है। आप मीर की शायरी में ये जो दूसरा मिसरा है, इसका क्या काम मोहब्बत से उस आराम तलब को, इस शेर को किस तरह देखते हैं? ये असल में होता क्या है ना कि ये एक शेर को आप शेर किसके लिए कहा जा रहा है, उसका मुखातिब कौन है, मुखातब कौन है, तो ये बहुत से काम होते हैं। गज़ल की शायरी में ना, गज़ल की शायरी में कोई स्टेटमेंट नहीं होता है पहली बात तो, इसलिए कि गज़ल की शायरी जो है वो डायलेक्टिकल शायरी है, उसमें बैनरीज के का खेल होता है। दो मुतज़ाद सूरत हाल हैं या दो मुतज़ाद कैफियत हैं, दो मुतज़ाद एक दूसरे के ख़िलाफ़ चीज़ें हैं, उनसे प्ले करके वो शायरी पैदा होती है। तो ये जो है एक सूरत हाल है कि मीर या ये आशिक जो है वो, चूँकि काम धाम तो उसको कुछ, मतलब उस इश्क के अलावा काम है नहीं। मतलब आप हमारे यहाँ जब से ये पिछले सदी में जो पहली ये तरक्की पसंद तहरीक मार्क्सिज्म वगैरह के ज़रिए से आई, तो उसमें पहली बार ये सवाल किया गया कि ये आर्ट जो है इसका क्या काम है, इसकी अहमियत क्या है। मतलब लोगों ने कहा कि हमको कपड़ों की ज़रूरत है, खानों की ज़रूरत है, जूतों की ज़रूरत है, मकान की ज़रूरत है, शायरी क्या कर रही है भाई, शायरी से कौन सा काम हो रहा है, क्यों कर रहे हैं आप, मतलब ये फजूल चीज़ है। क्या मतलब इसका कि आप बैठे हुए और अपने लफ्ज़ों के तोता मैना उड़ा रहे हैं बैठ के और हिजर विसाल की बातें कर रहे हैं। तो वो बहुत सीवियर क्वेश्चनिंग हुई,
तो एक सारी दुनिया जो है उसमें बढ़ गई कि भाई ये शायरी वारी बेकार की बात काम है, ये कुछ नहीं है इसकी। तो अब यहाँ पर यह है कि आशिक इश्क कर रहा है, कहे के लिए भाई आप जाके मजदूरी कीजिए, कहीं किसी फैक्ट्री में कोई काम ढूंढिए, कि दफ्तर में काम कीजिए, कुछ कीजिए, दुकान लगा लीजिए कोई, कि क्या मतलब है आप भागे दीवाने बन के घूम रहे हैं सहरा में। और इसमें ऐसा भी तो है कि मीर इश्क को एक मुश्किल तरीन अमर समझ रहे हैं, नहीं, जैसा कि उन्होंने वो- पिछले नहीं, शहर में भी कहा वो कि तो है। कभी ये तुझ नासवा सा उठता है, और यहाँ भी वो ये कह रहे हैं कि क्या काम मोहब्बत से उस आराम तलब को। तो ये असल में ये शेर जो है ना, जितने भी आप शेर मीर के देखेंगे इश्क के बारे में, तो इसके बारे में उनका एक पूरा व्यू है। तो उस व्यू के मुख्तलिफ पहलू हैं जो मुख्तलिफ शेरों में मीर के यहाँ ज़ाहिर में या गालिब के यहाँ ज़ाहिर में, जो हर तरह, मतलब हर शायर जो बहुत बड़ा शायर होता है वो एक तसव्वुर पूरा एक बनाता है, बड़ा तसव्वुर बनाता है। उसमें हर चीज़ जो है वो उसके कुछ रंग होते हैं, उसकी कुछ डेफिनेशन होती है, उसका कुछ काम होता है। तो मीर के यहाँ जो ये बात कह रहे हैं कि इसके बारे में सारे शेर, वो जो मैंने कहा था कि नाकामियों से काम लिया वाला मामला भी उसी में है कि वो आशिक है जो वो माशूक के दीवार, मकान के दीवार के साए में पड़ा हुआ है क्या। अच्छा, अब मोहब्बत भी नहीं कर रहा है वो, मतलब यहाँ तक नाकामी का एहसास जो उसका है कि वो दुनिया में इरेलीवेंट है बिल्कुल, इसलिए कि लोग मोहब्बत करने को काम ही नहीं समझते। मसला ये है कि हम मोहब्बत कर रहे हैं साहब, तो फिर सवाल होगा कि ये करते क्या हैं आप। भाई सवाल ये है कि मोहब्बत करना खुद अपने आप में काम नहीं है। जिस तरह शायरी करना अपने आप में काम है, उतना मोहब्बत करना काम है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो मीर ने किया है इस शेर में, कि हम एक अपने तजुर्बे से गुजर रहे हैं, कि हम इस दुनिया को देख रहे हैं, इस कायनात के बारे में सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि कौन है ये, क्या है ये जो पूरा गोरख धंधा चल रहा है। ये सारे लोग यहाँ चांदनी चौक में हम अभी गुजर के आए हैं, इतनी भीड़ लगी हुई है, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। अब आप क्या कर रहे हैं, इनसे कोई पूछे भाई कि क्या है ये, तो कोई बता नहीं पाएगा कि ये क्या कर रहे हैं। तो अब आशिक को मालूम है कि वो क्या कर रहा है। आशिक साहब जो हैं वो मालूम है उनको कि एक बहुत बड़ा काम कर रहा है वो, लेकिन वो एक ज़रा सी भी रोशनी अगर वो दे जाएगा, और अगर वो मरता भी है तो मरना उसका जो है एक सवाल या निशान कायम कर देगा दूसरों की ज़िंदगी पर। तो वो सब बहुत इतना बड़ा काम है कि उसके मुकाबले में दुनिया के सारे काम हैं। तो मीर ने यही स्ट्रेस किया है इस बात पर कि इश्क जो है वो इस दुनिया को समझने के लिए, इंसानी ज़िंदगी को समझने के लिए, उसकी सिग्निफिकेंस को समझने के लिए, मोहब्बत जो है वो एक रास्ता देती है आपको दूसरों की ज़िंदगी में उतरने की। इस पूरी जो कायनात है, इसकी जो तख्लीक है, ये सृष्टि जिसे कहते हैं हम, ये पूरी जो क्रिएशन है, ये क्यों है, कहाँ से आई है, कैसे कहाँ जा रही है, इसके बारे में रास्ता मिलता है, रोशनी की एक लकीर हमें हमारे सामने आती है, वो मोहब्बत से आती है। लेकिन मोहब्बत आपको दूसरे तमाम गैर ज़रूरी कामों से आज़ाद कर देती है, और वहाँ आपका वजूद जो है वो पूरी तरह से रोशन होके और पूरी तरह से खालिस होके इस्टेब्लिश होता है। बिल्कुल। मीर ने मसनवियाँ भी लिखी, और मीर की मैं ये जानना चाहूँगा कि मीर की मसनवी की जो खुसूसियात हैं, बाकी शोरा ने भी मसनवी लिखी हैं, लेकिन मीर की जो मसनवियात हैं उनकी जो खुसूसियात हैं उनके बारे में कुछ आप अगर इज़हार ख्याल कर दें तो। ये असल में मैंने तो मसनवी पढ़ी नहीं है उनकी, लेकिन वो एक सिंफ है, और मीर ने चूँकि शायर थे तो उस ज़माने में ये होता था कि हर आप सिंफ में आपको कुछ ना कुछ कहना है, मतलब वरना कहते थे यकफना है, तो एक ही चीज़ गज़ल में है सिर्फ। तो मेरे ख्याल से शायद ये साबित करने के लिए इन्होंने कुछ
मसनवियाँ लिखी, और ख़ास तौर पे ये जो अपने बारे में, अपने घर के बारे में, दर हज व खाना खुद, अपनी बिल्ली के बारे में लिखी, और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। बारिश में घर टपक रहा है उसके बारे में, मकान के बारे में। तो वो एक है, कुछ चीज़ें हैं उनके यहाँ। मरसी और से बहुत लिखे हैं उन्होंने, लेकिन मीर अगर हैं तो गज़ल से हैं। लेकिन अगर आप मीर की मसनवियाँ न भी पढ़ें तो ये सब, ये इतने डिपार्टमेंट जो खुले हुए हैं उर्दू के, ये इन लोगों का काम है कि ये सब देखें अपना कि मीर की मसनवी और सौदा की मसनवी में क्या फ़र्क है, और दाग की मसनवी में, उसमें तो हम उसमें जाते नहीं हैं। हमारा काम तो वहीं, जब हम गज़ल से फारिग हों तब तो देखें मीर मसनवी को। मतलब अभी तक आप जो हैं वो मीर की गज़ल को ही, मतलब ये देखिए ना कि उर्दू में मीर साहब ने क्या किया है। मतलब मीर के 50 साल पहले से उर्दू शायरी हो रही थी। अब इसमें सारे नाजी और फ़ायद और हातिम और आबरू और सारे लोग, उसके 150 साल तक दक्कन में शायरी होती रही। तो मीर की अहमियत क्या है कि वो, उन्होंने आके ये देखा कि फ़ारसी से आ रहे थे, मतलब उर्दू की शायरी जो है वो फ़ारसी के मॉडल पर उन्होंने ढाली गज़ल की शायरी। तो मज़ामीन सारे बातें वहाँ से लेके आए। तो मीर के ज़माने में हालांकि शायरी हो रही थी 50 साल से पहले से, लेकिन उनके सामने रेख्ता जो है, जो अब उर्दू कहलाती है, वो उसकी हैसियत बहुत ज़्यादा नहीं थी। मतलब वो उस वक़्त तक भी एक बहुत गिरी पड़ी ज़बान समझी जाती थी कि फ़ारसी बहुत बड़ी ज़बान है, 1000 साल की उसकी तारीख़ है, और उसमें इतने बड़े बड़े शायर हो चुके हैं। तो सब सर झुकाए हुए थे फ़ारसी के सामने, फ़ारसी शायरी के सामने। मीर के सामने चैलेंज ये था कि वो उर्दू शायरी को कैसे इस्टेब्लिश करें और किस तरह से उर्दू शायरी को इतना एनर्जाइज करें कि वो फ़ारसी के सामने तन के खड़ी हो जाए अब, और उसकी अपनी पहचान कायम हो। तो ये काम, इसके पहले जो शायर थे वो पूरी तरह से आप उनको कहेंगे कि आबरू वगैरह, नाजी और फ़ायज़ वगैरह ने संस्कृत शायरी से बहुत फ़ायदा उठाया। तो उसके यहाँ श्लेष अलंकार और ये जो जैसे इहाम कहते हैं, ये यमक और श्लेष और इसके उससे बहुत फ़ायदा उठाया। शुरू में सारी संस्कृत की जो शायरी थी, गीत की शायरी जो थी, उससे फ़ायदा उठाया। लेकिन मीर ने पहली बार जो ज़बान आम तौर पे बोली जाती थी, तो फ़ारसी की जो क्लासिकल पर्शियन थी उसके मुकाबले में वो ज़बान उठाई उन्होंने, जो धूल मिट्टी में रुली हुई थी, और उस ज़बान के लफ्ज़ों को उन्होंने इतनी क़ुव्वत दी कि उसकी बुनियाद पर एक बहुत बड़ी शायरी पैदा की जा सके। तो मीर का बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है हमारी तारीख़ में वो ये है कि उन्होंने उर्दू ज़बान को, मतलब उर्दू ज़बान की वजह से, मतलब उसमें फ़ारसी तो ठीक है, फ़ारसी शायरी करते थे वो अलग से, लेकिन उन्होंने उर्दू को फ़ारसी का साया या उसकी परछाई नहीं बनने दिया, और उर्दू शायरी को एक मुस्तकिल एक शनाख्त दी और उसको अपने पाँव पे खड़ा कर दिया। ये एक बहुत बड़ा काम है जो हम उस ज़माने में जाएंगे आप, जब आपको मालूम होगा कि मीर साहब, और यही नहीं कि बल्कि उन्होंने बहुत से लोग आज भी करते हैं कि फ़ारसी शायरी को मेयार मान के उर्दू शायरी को परखने की कोशिश करते हैं। जबकि मीर ने जो है, मीर जब ये कहते हैं कि सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। एक जगह और भी कहा है उन्होंने कि क्या हो कोई मारिस, मेरा मारिस इस रेख्ता के फ़न में, अव्वल तो मैं सनद हूँ, फिर ये मेरी ज़बां है। वाह। तो वो सनद का मामला ये है कि जैसे अंग्रेज़ी शायरी में या हमने पढ़ा जो कैननाइजेशन होता है, वो क्रिश्चियन टर्म है, लेकिन शायरी में भी इसको लाया कि एक तारीख़ में पूरी जो फहरिस्त बनती है
कि कौन कहाँ प्लेसमेंट उसका कहाँ है, मीर का प्लेसमेंट कहाँ है, अंग्रेज़ी में शेक्सपियर का प्लेसमेंट कहाँ है, जॉन डन का कहाँ है, मिल्टन का कहाँ है और टेनिसन का कहाँ है। तो ये एक कैननाइजेशन होता है, कैनन बनता है। उसी तरह से इस फहरिस्त इस्तिनाद अगर हम कहें कि मीर ने पहली बार उर्दू शायरी में ये बात बताई कि शायरी का मेयार क्या है और शायरी अगर है तो उसकी अहमियत क्या है। ये उन्होंने मतलब मेरे ख्याल से ताली जैसा कहते हैं ना कि सेल्फ प्रेज़, ये सेल्फ प्रेज़ उतना नहीं है जितना कि वही है जो फ़ारसी के शायरी के मुकाबले में वो एक उर्दू का शायर अपने बारे में ये कह रहा है कि मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, कहा हुआ भी नहीं, फरमाया हुआ। वाह। तो वो उर्दू के शायर को अहमियत, उसकी अहमियत बयान कर रहा है। मेरा अपना इंटरप्रेशन ये है इस बात का कि वो उर्दू का शायर कितना बड़ा हो सकता है, वो दुनिया के किसी भी शायर के मुकाबले में खड़ा हो सकता है। और उर्दू की शायरी को और उर्दू ज़बान को वो किस तरह से वो बड़ी शायरी करने की अहल है, इसको साबित करने के लिए मीर की शायरी मिसाल के तौर पे रखी जा सकती है। तो ये स्ट्रेस है इस बात का, इस बार अपनी ज़ाती शायरी पे मेरे ख्याल से इतना स्ट्रेस नहीं है वो, जितना कि वो उस वक्त जो उन्होंने काम किया था उर्दू शायरी, उर्दू को शायरी करने की बड़ी शायरी के काबिल बनाने के लिए जो कोशिश मीर साहब ने की, उसको खिराज तहसीन है वो एक तरह। बिल्कुल। हम न कहते थे कि नक्श उसका नहीं नक्काश सहल, हम न कहते थे कि नक्श उसका नहीं नक्काश सहल, चांद सारा खप गया तब नीम रुख सूरत हुई। चांद सारा लग गया तब नीम रुख सूरत हुई। जो मीर के यहाँ इस्तिआरा है वो बाकी कहीं और किसी और शायर के यहाँ हमें नज़र नहीं आता। वो इस्तिआरा से भी परे कहीं दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ से अपने महबूब की तारीफ़ करते हैं। और इस तरह से मीर की शायरी अपने आप में एक अलग रंग लिए हुए होती है। सर, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप इस तरह के जो एक इनफरादी सतह की पहली रेलेवेंस तो ये है कि मीर को मतलब नाम सुन रखा है मीर का लेकिन उनको कोई जानता वानता नहीं है। तो यहाँ से असल में ये जो बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि एक तो खुद शायरी के बारे में कि शायरी की क्या अहमियत है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन है नहीं कुछ, मतलब शायरी वगैरह जो है वो कुछ है नहीं, मतलब कि कोई हैसियत नहीं है उसकी। मतलब एक मामूली सा गुंडा जो है वो आके तहलका मचा सकता है पूरे शहरों में और पूरी दुनिया में। शायरी बेचारा क्या करता है, शायर जो अंदर से मतलब आपको थोड़ा एहसास दिला देता है वो कि आप इंसान के तौर पे, या इस दुनिया में खूबसूरती भी है, इस दुनिया में म्यूज़िक भी है, इस दुनिया में एक अपने आप को अंदर से खूबसूरत बनाने के इम्कानात भी मौजूद हैं। इस दुनिया में रहने में आप बामानी कैसे हो सकते हैं, ये भी शायरी के ज़रिए आप जान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मीर साहब के यहाँ मौजूद हैं। मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। या फिर जो उनका शेर है कि ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशागरी का। तो अब ये शीशागरी क्या है भाई कि ये पूरी कायनात जो है वो किन किन चीज़ों से मिलके बनी है। इतने इंसान आए चले गए, आते चले जा रहे हैं। तो इस पूरी जो तख्लीक का, कायनाती तख्लीक का पूरा सफ़र है, उसमें एक इंसान की हैसियत क्या है
तो मेरे ख्याल से बुनियादी सवाल उठाने का मामला जो है वो मीर साहब की बुनियादी खुसूसियत है। लेकिन हम फंडामेंटल क्वेश्चन ज़िंदगी के बारे में नहीं उठाते, ना उनके बारे में जानते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे दुनिया पेचीदा होती जाती है, जैसे फ़िलासफ़ी में, वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में सबसे पहला जो फ़लसफ़ी है वो सॉक्रेटिस है। सॉक्रेटिस ने बुनियादी सवाल उठाए। वो पकड़ते थे लोगों को कि भाई तुम जिंदा क्यों हो, क्या कर रहे हो दुनिया में, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, काम क्या है, ये जो कुछ कर रहे हो इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है, क्यों कर रहे हो ये सब। तो ये बुनियादी सवाल यही है दुनिया में। बाकी सारी चीज़ें जितने भी ये इल्म हमारे सामने चारों तरफ फैला हुआ है, इसकी ये सिर्फ दुनिया में कुछ सहूलतें पैदा करने के लिए तो काम आता है ये। लेकिन आदमी की हैसियत से आप क्या हैं इसको जानने का कोई रास्ता उसमें नहीं है, कोई ज़रिया नहीं है उसमें। तो मीर साहब ने बार बार ये जो बुनियादी सवालात हैं इनसे हमें बार बार वो ये कहते हैं कि भाई ये जो है दुनिया में रह के सरसरी तुम जहान से गुजरे वरना हर जहान दीगर था। जहान दीगर क्या है कि आप सिर्फ इल्यूजन में, बाहर का जो चमक दमक है बाहर की, उसमें उलझे हुए हैं। ये उसका पर्दा है, ये जो कुछ भी अंदर है। तो उस इल्यूजन के पर्दे को चाक करके आप कोशिश अगर कर सकते हो कि उस अंदर की जो दुनिया है, उसके इंसानी ज़िंदगी के अंदर की दुनिया, जो पर्दे के पीछे की दुनिया है, उस तक पहुंचने की कोशिश कीजिए आप। वरना ये सब तो चलता रहता है, ये सारा दुनिया का जो पूरा आडंबर है, सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, आज नहीं चल रहा है। लेकिन इसके साथ, इसके होते हुए भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को खुश भी महसूस करें, आपके यहाँ एहसास हो खूबसूरती का, आपके यहाँ जो बात हो वो ऐसी हो जो आपको इनोबल कर सके, आपको बड़ा बना सके। तो जैसे मीर साहब ने 2-3 शेर बड़े बुनियादी उनके हैं। एक तो वो कि वो क्या कहते हैं, मुझको शायर न कहो मीर कि मैंने साहब दर्द व गम इतने किए जमा कि दीवान किया। अब एक तो ये मामला है कि ये जो शायरी है हमारी, ये सारी जो दुनिया में रहते हुए इंसान होने का दुख सहते सहते एक चीज़ पैदा हो गई है। ये शेर कहिए और उसको जो भी कहिए, तो वो दुख हैं मेरे, वो जमा हो गए हैं। दूसरा शेर बहुत बुनियादी उनका ये है कि तुरफा सन्ना है ए मीर ये मौजू तबां, तुरफा सन्ना है ए मीर ये मौजू तबां, बात जाती है बिगड़ भी तो बना देते हैं। अच्छा, इसको ज़रा से मैं बताता हूँ। तुरफा सन्ना है कि मतलब बहुत अजीब गरीब जो हैं वो कारीगर हैं, सन्नाई जो है कारीगर है, कि ये ऐसे जो है ये शायरी करने वाले जो हैं, तुरफा सन्ना है मेरी मौजू तमा क्या होता है? जैसे हम कहते हैं कि ये गज़ल की शायरी कर रहा है, इसमें बहर में मिसरे कह रहा है, ये मौजू तबा है। मौजू तबा के मतलब आप जो हैं वो आप लफ्ज़ की और लफ्ज़ की मौसीकी और उसकी जो पाबंदियाँ हैं उससे वाकिफ़ हूँ। लेकिन ये मौजू तबां को सिर्फ शायरी के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा है वो। मीर जो कहते हैं कि ये मौजू तबां लोग जो हैं, वो लोग जिनका जहन, जिनका दिल, जिनका दिमाग बेसुरा नहीं है, सुर में है। मतलब वो दुनिया को एक कंपोजिट होल के तौर पे देखते हैं। ऐसे लोग जिनके यहाँ अच्छाई और बुराई और सबकी समझ है, और वो कहीं भी डिसबैलेंस नहीं है, गैर मुतवाज़िन नहीं है, जिसे हम कहते हैं सम भाव है उनके यहाँ। उनके यहाँ उदासीनता, जैसे जहाँ खुशी और गम और तकलीफ़ और मसरत वो सब एक हो गई हो। तो ऐसे लोग हैं मौजू तबा लोग ये हैं।
ऐसे मौजू तबा जो हैं वो दुनिया में कहीं भी कुछ गड़बड़ होती है उसे ठीक कर देते हैं। तो शायर को सिर्फ आप मौजू तबा शायर के लिए कहें तो वो भी ठीक है, लेकिन शायर का काम ही यही है कि वो जो बदसूरती है बाहर का बेसुरापन है उसको ठीक करे। उसका शेर जो है वही बताए कि ये यहाँ पर ये चीज़ अपनी जगह पर नहीं है, इस दुनिया में यहाँ पर एक ये चीज़ें जो हैं उनकी अपनी असल जगह पे नहीं, इनको असल जगह पे लाया जाए। लेकिन हमारी गज़ल की शायरी जो है उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लफ्ज़ और अपने मानी के साथ किस तरह से ताल्लुक़ है उसका। लफ्ज़ का मानी से ताल्लुक़ क्या है, लफ्ज़ की अपनी मौसीकी के साथ क्या ताल्लुक़ है, और उससे जो एक सुर पैदा होता है वो है दरअसल इस दुनिया को ठीक करने का मामला। मतलब ये एक चीज़ें जो बिगड़ी हुई हैं उनको मौजूद तबा लोग बना देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम है जो मतलब गालिब के यहाँ ये कंसर्न नहीं है, ये सारी ये मीर के कंसर्न हैं सारे, कि आप नाताकती को कैसे पहचानें, अपनी इस दुनिया में अपनी वल्नरेबिलिटी को महसूस करें, अपने नाताकत होने को महसूस करें और उसे कुव्वत बनाएं। और दूसरी बात ये कि इस दुनिया में अपनी शायरी के हुस्न से इस दुनिया में जितना उजाला मुमकिन हो उजाला कर दें, और अपनी शायरी की मौसीकी से इस दुनिया में लोगों को एक सुर में पूरी ज़िंदगी को एक ठीक उसकी मौसीकी को, उसकी म्यूज़िक को ठीक करने का काम आप करें। तो ये शायरी है और ये मीर हैं, और ये हम लोग मीर के और इनके सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने तौर पे शेर कह के और वो उस सुन्नत को अदा करने की कोशिश करते हैं। तो अब यही है कि आप जो हैं वो आज की दुनिया में और ज़्यादा जैसी पेचीदगी पैदा हो गई है, और जैसे जैसे मतलब बड़े बड़े चीज़ें आप दुनिया में बातें करना शुरू करते हैं लोग, आपसे नहीं है कि बेईमानी बातें, बिल्कुल मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हैं। मीर साहब का शेर है कि आलम सियाह खाना है किसका कि हर तरफ ये शोर है कि देती नहीं कुछ सुनाई बात। तो अपने अंदर की खामोशी को ज़िंदा करना और उस खामोशी को इस बेमानवियत और एब्सर्डिटी को समझने का स्पेस बनाना, ये मेरे ख़्याल से मीर की शायरी को समझने का सबसे बड़ा हासिल है। बिल्कुल। ख़वातीन व हज़रात, मीर तकी मीर पे गुफ्तगू अगर की जाए और फ़रहत एहसास साहब बोलते हों, तो आप जिस तरह से मीर को समझा है फ़रहत एहसास साहब ने, जिस तरह से उनकी शायरी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को फ़रहत एहसास साहब ने उनसे असर अख़ज़ किया है, अगर हम देखें तो फ़रहत एहसास साहब इस पर काफ़ी लंबी गुफ्तगू और भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इस गुफ्तगू को यहीं पे रोक कर चाहता हूँ कि आप लोग कुछ सवाल अगर आपके हों तो आप अपने सवाल मीर तकी मीर से मुताल्लिक़ फ़रहत एहसास साहब से पूछ सकते हैं। सर मतलब नए लिखने वालों की तरफ से ये सवाल है कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं उनकी शायरी में जिन पर हमें उनकी शायरी पढ़ते हुए ज़्यादा गौर करना चाहिए और अपनी शायरी के लिए भी वो यूजफुल हो, और वो क्या चीज़ है जो उनको गैरों से जुदा करती है, दूसरों से जुदा करती है। देखिए, पहली बात तो वही है जो मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि ये जो जहाँ पे हम जिस दुनिया में हम हैं उसका तजुर्बा, ज़िंदा तजुर्बा करना, कि अभी तक जो सुनी सुनाई बातें हैं उसको नज़्म कर देना शेर में, तो वो मुमकिन है, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन आप इस दुनिया को किस तरह अपने तौर पे दरियाफ्त कर रहे हैं उसकी बुनियाद पर शेर, अपनी शायरी को उस बुनियाद पर इस्तवार करें कि ये आपने इंसानों को, दुनिया को, आप इंसानों के
माशरों को, सियासत को और पूरी कायनात को अपने तौर पे किस तरह से देखा अपनी नज़र से, और किस तरह से उसको अपना तजुर्बा बनाया है। लेकिन तजुर्बा या एक्सपीरियंस लफ्ज़ जो है वो बहुत मुश्किल है समझाना कि आप एक फ़र्द की हैसियत से आपकी अपनी आँख से किस तरह से देखते हैं चीज़ों को, और ये सारी चीज़ें जो सिर्फ बाहर के लफ्ज़ हैं, सिर्फ इमेजेस हैं, इन इमेजेस को, उन लफ्ज़ों को हल करके अपने वजूद में उसको एक ज़िंदा तजुर्बे में तब्दील करते हैं और उसको अपने लफ्ज़ों में इजहार देते हैं, तो वो एक बुनियादी काम है। मतलब वो शायरी अगर कोई कर रहा है तो उसको उस तरह से करना चाहिए कि आप इस पूरी कायनात को किस तरह से अपने तौर पे देखते हैं, अपनी निगाह से देखते हैं। जैसे मीर कहते हैं कि वही सरसरी वाला मामला नहीं है कि पर्दे को, ज़ाहिर के पर्दे को चाक करके आप इसके अंदर की हकीकत को देखने की कोशिश करें तो, और उसको अपने तौर पे लफ्ज़ दें, तो ये एक ऐसी चीज़ होगी जो करने की है। वरना सिर्फ मश्क के तौर पे या जो चीज़ें पहले से मौजूद हैं उनको नज़म कर देना या उसको नई तरतीब में ला के और उनको बयान कर देना, ये अपने आप में ठीक है, उसकी एक अहमियत है, लेकिन वो ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बहुत गैर मामूली तख्लीकी शख्सियत बनाने में मददगार साबित हो। तो मीर के यहाँ ये है कि आप अपने अंदर उतरें, अपने वजूद के अंदर, और उसको दरियाफ्त करने की कोशिश करें लफ्ज़ों के ज़रिए। और मीर साहब का दूसरा बड़ा काम ये है कि वो उर्दू ज़बान को किस तरह से, जो बिल्कुल सामने के लफ्ज़ हैं, उनको किस तरह से आप उनमें तख्लीकी क़ुव्वत और रोशनी पैदा करें। तो जैसे यह है कि मैं मीर कर उसको बहुत पुकार रहा। अब इस तरह के बिल्कुल सामने के लफ्ज़ जो हैं उनको मीर साहब ने जिस तरह से जगमगाया है, वो एक बहुत बड़ा सबक है जो हम मीर से सीख सकते हैं कि फ़ारसी के बहुत से जो इस्तेमाल करते हैं हमारे बहुत से लोगों के यहाँ, तो फ़ारसी की तरफ बड़ी ललक पाई जाती है। तो मेरे ख़्याल से हमें अपनी ज़बान को मुस्तहकम करना चाहिए, और बिल्कुल जो ऐसे लफ्ज़ हैं जिनके बारे में हम क्या कहें कि अब ये इनसे शेर की बुनियाद पर शेर नहीं कायम हो सकता, तो मीर साहब ये कहते हैं कि भाई हमारी अपनी ज़बान जो है वो बिल्कुल शेर में जब आती है तो उसमें इतनी क़ुव्वत हम पैदा कर देते हैं कि वो फिर बाहर की गिरी पड़ी ज़बान नहीं रहती है। तो ये चीज़ जो है ऐसी है जो कहने में तो आसान लगती है, लेकिन उसको बरतना बहुत मुश्किल है। कि बीच में एक पूरा हमारे यहाँ ज़माना गुज़रा है जिसमें, अब जैसे पाकिस्तानी में शायरी में फ़ारसियत, मतलब इकबाल से लेके और अहमद फराज तक और आज तक सारे इफ्तिखार आरिफ तक, उसमें से ज़्यादा शायर जो हैं वो फ़ारसी, मतलब उनको पहले आप उर्दू में तर्जुमा करें तब शेर समझें। तो हमारा मुहावरा जो है उर्दू का, उस मुहावरे पर गिरफ्त हासिल करना, इसलिए कि पाकिस्तानियों का मसला ये है कि उनके पास उर्दू का मुहावरा नहीं है। मतलब हम जहाँ रहते हैं वो हम उर्दू के अलावा कुछ बोलते ही नहीं हैं। उनके यहाँ घर में पंजाबी बोलते हैं या सिंधी बोलते हैं या सराइकी बोलते हैं, बाहर अदबी ज़बान उनकी सिर्फ उर्दू है। तो उसमें इस जो मुहावरे के न होने की कमी वो फ़ारसी से पूरी करते हैं। तो वो हमारे लिए मॉडल नहीं है। हमारे लिए मॉडल ये है कि हम जिस तरह से गुफ्तगू करते हैं, उस गुफ्तगू को उठा के इस्तिआरे की सतह पर ले जाए।
मीर ने रोज़मर्रा से कहा, मीर साहब ने जो काम किया कि रोज़मर्रा जो हमारा है उस रोज़मर्रा में को इख्तियाराती क़ुव्वत दे दी। तो हमें मुसलसल ये कोशिश करते रहना है कि इस जो हमारे आसपास के बिल्कुल हमारी ज़िंदगी को डिफ़ाइन करने वाले लफ्ज़ हैं उनको किस तरह से क़ुव्वत दें और उनको इख्तियारे की सतह तक पहुँचाएँ और उसको शेर को की तख्लीकी शान उसमें पैदा करते हैं। ये दो बड़ी बातें हमारे मेरे ख़्याल से मीर साहब हमारे लिए वो हैं एक मॉडल के तौर पे कि ये चीज़ अभी तक पूरी तरह से नहीं हो रही है। और वही जो मैंने 2-3 शेर पढ़े आप कि वो आप एक शायर जो है वो करता क्या है इस दुनिया में, वो मीर साहब हमारे हमको सिखा सकते हैं। वही जो मौजूद तभी तबाह होना जो है वो एक बड़ी सतह का काम है। इस दुनिया में जहाँ जहाँ भी कोई डिसबैलेंस है, जहाँ जहाँ भी कहीं कोई मसला है, उसको महसूस करना और उसको हम ठीक किस तरह कर सकते हैं कि ज़ख्म जो है उसको हम मरहम दिखा सकते हैं कि ये है, तुम ठीक हो सकते हो। हम पूरी तरह से हो सकता है इलाज ना कर सकें उसका, लेकिन एक उम्मीद दिला सकते हैं कि जहाँ ज़ख्म है वहाँ मरहम भी है। तो एक तो ये कि एक अपने वजूद को फैलाना, मतलब जैसा कहते हैं कि सरसरी तुम जहाँ से सरसरी नहीं गुजरना है। और अपने आप को एक ज़माने में शायर का काम ये होता था कि अपने ज़माने के जितना इल्म है उसको उसके क्रक्स वहाँ तक पहुँच जाएं आप। लेकिन दोनों चीज़ें होनी चाहिए कि बड़ी शायरी में दिमाग और दिल दोनों बराबर का हिस्सा होता है कि ये चीज़ें कैसी चल रही है दुनिया, तो इसमें जितना सोचा गया है उसको बाहर जो आपके बाहर जो सोचा गया है आप उसको भी जानें और फिर उसमें आप अपने तौर पे कैसे देख रहे हैं चीज़ों को। तो एक जो टर्मिनोलॉजी है जो दुनिया के इल्म की, जो करंट नॉलेज है दुनिया में, जो अब जाहिर सी बात है कि अब तो इतना फैल गया है मामला, लेकिन वो जो इल्म है दुनिया के बारे में उसकी जो बुनियाद है उस तक आपकी रसाई हो और ख़ुद इंसान होने के तौर पे आप अपना तजुर्बा किस तरह से आप कहें कि जब आप इंसान दूसरे इंसानों पर गौर करते हैं, उनकी ज़िंदगी पर गौर करते हैं, तो वहाँ पर आपके यहाँ फैलाव पैदा होता है, वुसअत पैदा होती है। तो आपने अपनी ज़ात की जो महदूद दुनिया है उससे बाहर निकल के इंसान को एक बहुत बड़ी बहुत फैले हुए वजूद के तौर पे आप महसूस कर सकते हैं। तो जितना आप अपने आप को वसअत देंगे, जितना लोगों को अपने अंदर लाएंगे, इस दुनिया को जितना जज्ब करेंगे, तो उतना ही ज़्यादा आपके यहाँ आपकी बात में गहराई पैदा होगी और फैलाव पैदा होगा और आप ये महसूस करेंगे कि आपने अपने होने का हक अदा कर दिया है। सर, मेरा ये सवाल था आप ही की बात से निकालते हुए कि आपने जैसा कहा मीर के ज़बान का हवाला दिया, मेरा ये सवाल है कि जैसे पिछली सदी में ख़याल का उरूज था हर जगह दुनिया भर में, तो गालिब इतना रेलेवेंट था, गालिब इतना आज भी लोगों के ज़बान पर किसी भी चीज़ को गालिब से जोड़ा जाता है। लेकिन आपकी इस पे क्या राय है कि आने वाले वक्तों में क्या मीर ज़्यादा रेलेवेंट हो जाएंगे? क्योंकि आज जो स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, हम टीनेजर्स हैं, उनके पास अपनी कोई ज़बान ख़त्म होती जा रही है, वो बिल्कुल इशारों में बात करने लगे हैं। तो क्या मीर के जो इतने सारे डायमेंशंस हैं, इतना काम है जिसमें लौंडे से लेकर और
शायराना लफ्ज़ जितने भी हैं उनका अपने अंदर समेटे हुए हैं, तो क्या मीर ज़्यादा रेलेवेंट हो जाएंगे आने वाले वक्तों में? देखिए, ऐसा है कि ये तो एक तहज़ीबी मामला है। 19वीं सदी में जो रैशनलिज्म का पूरा मूवमेंट था यूरोप में, जो अब 18वीं सदी तो बिल्कुल क्लासिकी माना था वो। अब क्लासिकी के मतलब ये है कि वहाँ पर एक जो वर्ल्ड व्यू था पूरा, वो एक जो मेटाफिजिकल वैल्यूज़ थी मज़हब से आई हुई या तसव्वुफ़ से आई हुई या भक्ति तहरीक से आई हुई एक वैल्यूज़ जो थी उनकी बुनियाद पे कायम था पूरा वो वर्ल्ड व्यू। तो वो एक बहुत ठहरा हुआ और बहुत संभली हुई दुनिया थी। बहुत अपनी जगहों पे चीज़ें सब डिफाइंड चीज़ें थी कि ये कैरेक्टर ये है, ये कैरेक्टर ये है, आदमी को कैसे रहना है, कैसे हंसना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना खाना है, सब आदाब तय थे बिल्कुल। तो ये तो 19वीं सदी में आके जो एक अक्ल के दरवाज़े बहुत ज़्यादा खुल गए और सवालात करने शुरू कर दिए आदमी ने अपने वजूद के बारे में, दुनिया के बारे में। तो वो उस ज़माने में एक बहुत शोर सारी दुनिया में था। और फिर बाद में सारी तहरीकें जो 19वीं सदी में चली, उसके बाद से 20वीं सदी में चली। तो ऐसे गालिब का मैंने बात पहले शुरू की मैं अर्ज़ किया था कि गालिब क्योंकि क्वेश्चनिंग करते हैं बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में, उनका मजाक भी उड़ाते हैं, तंज भी करते हैं। और तो वो गालिब 20वीं सदी के शुरू में एकदम से रेलेवेंट हो गए। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आते आते फिर दुनिया में बिल्कुल दूसरी तब्दीली आ गई कि आदमी की हैसियत ख़त्म हो गई बिल्कुल। हकीकत का एक था कि सच्चाई एक चीज़ होती है, सच्चाई ख़त्म हो गई। अब ये हुआ कि ये आदमी जो है वो इतना बेबस है, इतना कमज़ोर है कि उसको किसी भी वक्त एक चींटी की तरह भी उसकी हैसियत नहीं है, उसको कुचला जा सकता है पाँव के तले। और ये सारी जो मज़हब ने और फ़लसफ़े ने जो दुनिया बनाई थी, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें इंसानों के बारे में, सच्चाई के बारे में, वो सब ख़त्म हो गई। ये पूरा सिनेरियो था कि उसमें जो अंग्रेज़ी की मॉडर्न शायरी देखिए या पेंटिंग देखिए, उस ज़माने के आर्ट जो है उसमें जिस तरह से शक्लें बिल्कुल पिघल रही हैं, मस्ख हो रही हैं, तो वो सब चीज़ें आ गई। तो सारी दुनिया की शायरी में वो तब्दीली आई। अब तो जो आपने जैसे कि बात की है कि इस वक्त हम जिस मकाम पर हैं, यहाँ अभी हमारे यहाँ तो बहुत बचा हुआ है मामला कि लफ्ज़ वगैरह जो है वो एक तो ये हो गया है कि ज़बानें जो हैं वो एक दूसरे में जम हो रही हैं। अब हमारी जो एक जैसे रेख्ता जिस तरह से 18वीं सदी के शुरू में था कि बहुत सी ज़बानें मिल के एक चीज़ बन रही थी, तो अब हिंदुस्तान की हद तक वो मरहला है इस वक्त कि आम बोलचाल की ज़बान जो है वो उसमें आप नहीं कह सकते कि ये उर्दू है या हिंदी है या पंजाबी है या राजस्थानी है, क्या है कि इतने धारे लिंग्विस्टिक चीज़ें, इतनी चीज़ें मिल रही हैं, कॉन्फ्लुएंस की कैफियत है। तो उसमें आम ज़बान के बारे में आप नहीं कह सकते कि वो पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि वो क्या ज़बान है, आप क्या बोल रहे हैं। तो शायरी में भी मसला ये आ गया कि गज़लें कही जा रही हैं, तो उसमें कहाँ तक वो उर्दू है, कहाँ तक हिंदी है, कहाँ तक पंजाबी है, इसके बारे में हम फैसला करना अब धीरे धीरे बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। और फिर हिंदी उर्दू की बात करें तो ये बहुत मुश्किल हो गई है कि हम इसे कहें कि साहब ये हिंदी का शेर है या उर्दू का शेर है, इसलिए कि
आबरू जैसे मीर के पहले के शायर हैं, आबरू हैं, नाजी हैं, फ़ायज़ हैं, तो उनके यहाँ इतने कसीर तादाद में हिंदी के लफ्ज़, अब साजन और बालम और श्रीजन और सृजन वो सब इस्तेमाल होते थे धड़ल्ले से। तो उनके यहाँ इतने देसी लफ्ज़ थे अब भ्रंश और प्राकृतिक के, तो वो भी बाद में फिर वो बहुत सी काट छाट हुई लफ्ज़ों को, बहुत से लफ्ज़ों को बाहर निकाल दिया गया, बहुत से लफ्ज़ों को नए, तो फ़ारसी के चक्कर में लोगों ने उस ज़माने की उर्दू को छोड़ दिया। अब मामला वही हो गया है कि जिसे हम हिंदुस्तानी ज़बान कहते हैं, हालांकि वो लिंग्विस्टिकली उसकी कोई हैसियत नहीं है। हिंदुस्तानी जो है वो सिर्फ एक बोलचाल की ज़बान है, और बोलचाल की ज़बान और अदबी ज़बान में फ़र्क होता है। जब तक उसको आप इनर्जाइज ना करें और उसमें तजुर्बे की क़ुव्वत ना पैदा करें और इस्तिआरे और अलामत और इमेजरी और इमेजिनेशन के ज़रिए, तो बोलचाल की ज़बान जो है वो बिल्कुल फ्लूइड है इस वक्त। अच्छा, फिर ये तो हो गया हमारा अपना मखसूस एक मामला। ख़ुद पूरी दुनिया में जो ज़बान जो है वो जिस तरह से ख़त्म हो रही है, वो एक दूसरा सवाल है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मामला आ रहा है दुनिया में, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि आज से 10 साल 50 साल के बाद ये दुनिया कैसी होगी, मतलब इसमें लफ्ज़ की अहमियत कितनी रह जाएगी। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा सवाल है जो पूरी इंसानी तहज़ीब के सामने है कि इशारे की ज़बान तो अब भी आप कंप्यूटर के पूरी लैंग्वेज है, साइन लैंग्वेज होती है, और जैसे जैसे कंप्यूटर की आकाइयत बढ़ती चली जा रही है, उसका इक़्तिदार बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे आप अच्छा फिर ये कि जो इंटरवेंशंस हो रही हैं आदमी की अपनी वजूद में, मतलब आदमी को जो उसकी नफ्स के साथ, आदमी की असलियत के साथ जो इंटरवेंशन हो रही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आज से 100 साल के बाद आदमी वही रह जाएगा जो पूरी कई हज़ार साल की तारीख़ में जैसे हम आदमी समझ रहे थे। तो अब तो हम इस मकाम पर आ गए हैं कि ये सारा जो हमारा लफ्ज़ों के ज़रिए हम जितना खेल कर रहे हैं और जो कुछ बना रहे हैं, वो ख़ुद क्वेश्चनेबल हो जाएगा। लेकिन अगर ये दुनिया थोड़ी दिन आगे चली तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है कि जो शोर मचाने वाले और खामोश रहने वाले दो लोग में बढ़ जाएगी दुनिया सारी। शोर मचाने वाले अपना शोर मचाते रहेंगे, इनके बारे में मीर साहब ने कहा है कि ये बेतह लोग हैं, इनके यहाँ कोई गहराई अपने अंदर नहीं है, वो सिर्फ खोखले बर्तन हैं, वो बज रहे हैं, सारी दुनिया में बज रहे हैं, तो वो शोर मचाते रहेंगे। इसलिए कि वो अपने इंसान होने के खौफ से शोर मचाते हैं, वो इस बात को अपने इंसान होने की जिम्मेदारी कबूल नहीं करना चाहते, तो वो सिर्फ शोर से उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे आज के दुनिया में जो लोग भी हैं जो हुस्न को समझते हैं, जो इश्क को समझते हैं, इंसानी रिश्तों को समझते हैं, जो थोड़ा बहुत जिनको भनक लग गई है कि वो आदमी हैं, तो वो खामोश होते चले जा रहे हैं। और ये खामोशी जो है वो हमें बराह रास्त मीर तकी मीर से जोड़ देती है। लेकिन पूरी इंसानी शायरी की तारीख़ में इतना ज़्यादा खामोशी को ज़बान देने वाला शायर मुझे तो नहीं मालूम कोई और है। तो अभी अब जो सवाल है कि आगे जैसे वो सवाल और ज़्यादा शदीद होता चला जाएगा कि आप अपने सच को किस तरह से महफूज रखें। लेकिन लोगों के दरमियान इनकम्युनिकेबिलिटी बढ़ती जा रही है कि वो आप किस तरह से आप बता सकें कि आप दुखी हैं या आप खुश हैं, ये बता पाना जो है वो धीरे धीरे मुश्किल होता चला जाएगा।
और ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। और जिन लोगों को ये इसकी ज़रूरत है कि वो ये जाने कि वो खुश हैं और गमज़दा हैं, और दूसरों को बता भी सकते हैं कि वो खुश हैं या गमज़दा हैं, तो लफ्ज़ जो है वो जैसे जैसे कमज़ोर होता चला जाएगा, उसकी जड़ें जिस तरह से कमज़ोर होते चली जाएंगी हमारे वजूद में, उसी वैसे वैसे ये जो नाकाबिले तरसील होने की जो सूरत हाल है, इनकम्युनिकेबल होने की, ये बढ़ती चली जाएगी। तो हो सकता है कि गज़ल की शायरी उसमें थोड़ा काम आ जाए, इसलिए कि बड़ी बड़ी नज़में काम नहीं आएंगी। हमारी शायरी जो है वो भी साइन शायरी है। साइंस को हम किनाए को और इस्तिआरे को अहमियत देते हैं, तो हो सकता है कि गज़ल की शायरी थोड़ी और दिन तक चल जाए। सर, अभी अनस फैज़ी साहब, आपके आने से पहले अनस फैज़ी साहब ने ये बताया था कि मीर साहब को उनके वालिद साहब जो हैं वो दर्स दिया करते थे कि आप इश्क कीजिए। तो उसके हिसाब से जो उनका एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने कहा कि क्या कहूँ तुमसे मैं कि क्या है इश्क, जान का रोग है, बला है इश्क। तो ऐसे में सर, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंग आप हम नौजवानों को क्या हिदायत देंगे इश्क के बारे में? क्या देंगे भाई, इश्क कीजिए और क्या है भाई। आप इश्क करना जो है वो अपने आप को ख़तरे में डालना है, मामूली चीज़ तो है नहीं। लेकिन आप सचमुच वाला जो अगर आप इश्क कर लेते हैं तो फिर आप ये जो काम कर रहे हैं ना वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये अमीर के ज़माने में तो ये 18वीं सदी में तो ये मुमकिन था कि भाई आप कुछ काम किए बगैर भी ज़िंदा रह सकें। हमारे मतलब नौजवानी में हमने तो मुसलसल इश्क ही करते रहे, एक गया दूसरा शुरू कर दिया। तो उस वक़्त भी एक 1960 वगैरह में और 70 में, उस वक़्त तक भी ये थोड़ा सा इम्कान था कि आप सिर्फ इश्क करें और उसकी सारी सुन्नतें और फ़राइज़ उन पर अमल करें और काम कुछ ना करें तब भी जिंदा रहें। लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है। तो मीर साहब के वालिद ने जो कुछ कहा था वो उस ज़माने में कहा उन्होंने, और मीर साहब ने भी यही काम किया ज़िंदगी भर, और सारे लोगों ने, सारे हमारे जो शायर हैं, जो आशिक और शायर एक ही तरह के लोग होते हैं। मतलब इस दुनिया में भाई दो लोग होते हैं, एक तो काम के लोग, एक नाकारा लोग। अब नाकारा लोग जो होते हैं वही दरअसल काम के होते हैं हमारे लिए, कि जो लोग दुनिया में काम करके चले जाते हैं तो उनको खुद पता नहीं होता कि उन्होंने क्या किया। लेकिन जो लोग कुछ नहीं करते हैं वो कमाल करते हैं। जैसे दाग ने कहा है हालांकि उन्होंने दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कहा था, लेकिन ये है कि इश्क जो है मुसलसल एक अपना मुस्तकिल एक काम है। मतलब इश्क करना जो है वो कोई सब्सिडी चीज़ नहीं है कि अभी ये भी इश्क भी कर रहे हैं। तो ये बहुत खतरे का काम है, इसलिए कि जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारी पूरी ज़िंदगी जो है वो औसत की ज़िंदगी है, एवरेजेस की ज़िंदगी है। हमने कुछ चीज़ें फ़र्ज़ कर रखी हैं कि भाई हम नौकरी भी करेंगे और बच्चे भी पालेंगे और ये भी करेंगे, और उसमें थोड़ा बहुत अपना ताक झांक भी कर लेंगे। जैसे मीर साहब ने कहा ताकना झांकना कबू न गया। लेकिन असल वाला जो इश्क है, जो आदमी की कायनात बदल देता है बिल्कुल, मतलब वो अपने अंदर से आपको जोड़ देगा। तो आप अपने आप को तोड़ेंगे, बिखेरेंगे और अपनी धज्जियाँ उड़ाएंगे, और उसी में से आपको कुछ रोशनी सी मिलेगी। तो आज के ज़माने में जो शायरी के ज़रिए आप थोड़ा सा बहुत इश्क वगैरह का इजहार कर सकते हैं, तो वहीं तक रहे तो ठीक है। मतलब बाकी तो बड़ा मसला है, इश्क में जो है वो बड़ी मुसीबत है। फिर भी आप करके देखिए। तो आखिरी सवाल जो
नहायत ही अहम है, जिसकी तरफ आपने अपनी गुफ्तगू शुरू करते वक्त हम लोगों की तवज्जो मबज़ूल कराई थी, वो ये कि मीर तकी मीर पे के उन्वान पे, मौजू पे जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वो कितनी अहम है, कितनी ज़रूरी है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये बात भी आप लोगों के गोशगुजार करना ज़रूरी है कि जिस तरह से मीर मकबूल हुए और जिस तरह से मीर की शायरी को पढ़ा गया, उस हिसाब से मीर की ज़िंदगी को समझा नहीं गया, सिर्फ उनकी शायरी को ही पढ़ा गया। मैं यहाँ पे ये सर से जानना चाहूँगा, बल्कि सर का एक इंटरवेंशन चाहूँगा कि वो इस पे अपना इजहार ख्याल करें कि मीर से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस की क्या अहमियत है, क्या ज़रूरत है आज के सियाक़ में। मैंने पहले कह दिया कि ये तो इन्होंने पहल कर दी है रंजीत चौहान ने, और बहुत होंगे अब, मतलब होना चाहिए कि मीर साहब को याद किया जाए नए सिरे से, और मतलब नए सिरे से क्या, अब इतनी इसके पहले मेरे ख़्याल से बहुत कम लोगों को मौका मिला मीर साहब को पढ़ने का। लेकिन मीर का मामला ये है कि चूँकि बहुत है, लिखा बहुत है इन्होंने, तो उसमें से निकालना चीज़ों को, रिलेट करना उससे, वो एक मुश्किल काम है। और दूसरी बात ये है कि मतलब मीर के यहाँ जैसे गालिब के यहाँ ना, उनकी शायरी में बाहर बहुत चहल पहल है, चमक दमक बहुत है, तो बहुत जल्दी आपको खींच लेती है वो। और मीर साहब की सतह पर जो है ना, वो उतनी ज़्यादा चमक दमक नहीं है। तो मीर के साथ ये है कि आप अगर 1 महीना पढ़ते रहें मीर साहब को, तो मीर जो है वो सक कर लेगा आपको, बिल्कुल जज्ब कर अपने अंदर, जैसे वो ब्लैक होल करता है, वो काफ़ियत है मीर की। मतलब आप मीर के सिस्टम में आ जाएं अगर, तो फिर वो निकलने नहीं देगा आपको, आप आली वाली सब ख़त्म हो जाएंगे उसके आगे। तो मीर का मामला ये है कि आप एक बार उसके जकड़ में आ जाएं, वो मुश्किल होता है, इसलिए कि आप ऊपर से, और जो सवाल उठाते हैं मीर साहब, वो फिर उनको अंगेज करना और उनसे गुजरना मुश्किल होता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये एक शूर पैदा होगा मीर शनासी का, और उम्मीद रखनी चाहिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इजहार ख्याल करें, मीर साहब के बारे में पढ़ें उनको नए सिरे से। और ना ठीक है, दुनिया ऐसी चलती रहेगी जैसे चल रही है। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल। सवाल क्या है, मेरी जिज्ञासा है, वो सवाल नहीं है। वो एक तो ये है कि आज जब शेर या शायरी कही जाती है, तो जो आपने बात दिल दिमाग की है, उस समय मीर साहब दिल की बात कम, दिमाग की बात ज़्यादा किया करते थे। आज या ज़िंदगी में इतनी बर्बादी है, इतनी भागा दौड़ी है, इस वजह से लोग दिल की हल्की बात, या दिल की हल्की बात ना कह करके बल्कि झीनी बात करके और किनारे करके निकल जाते हैं। तब क्या इतनी मुश्किलें नहीं थी? तब इतनी मुश्किलें नहीं थी तो वो मुश्किल बात करते थे? या इस सवाल को उल्टा भी किया जा सकता है कि तब इतनी मुश्किलें थी जैसा कि आप पहले कह रहे थे, और तब भी उन्होंने अपनी बात बड़े कायदे से रखी। आज जबकि सब सुविधाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और तब लोग हल्की बात करते हैं। इन दोनों बातों को आप किस तरह से देखते हैं? दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि मीर साहब ने अपना, मैं खुद लखनऊ का रहने वाला हूँ, तो लखनऊ में उन्होंने बाद में असफुद्दौला साहब के साथ में काफ़ी काम किया। वो दौर कैसे देखते हैं, और आज का ये दौर, मतलब जो पहला सवाल था वो कैसे आप समझते हैं, देखते हैं? ये मसला ये है कि एक तो आदमी और उसका जो दौर वौर जो कुछ भी होता है, जो माशरा होता है, उसके अपना वक्त जो होता है, उसका जो रिलेशन है वो हर ज़माने में यकसां रहता है। मतलब हर ज़माने का अपना शोर है और हर ज़माने की अपनी खामोशी है।
तो ये कहना कि 18वीं सदी में या 16वीं सदी में 17वीं सदी में शोर इतना नहीं था या इतनी मुसीबतें नहीं थीं, वो गलत है। हर ज़माने की अपनी मुसीबतें हैं, अपने सवालात हैं, अपनी जद्दोजहद है, अपनी कशमकशें हैं, और उसके मुकाबले में जो आशिकों का और शायरों का और दूसरे जो चीज़ों को समझने वाले लोग हैं, उनका ताल्लुक़ उनसे वही रहता है जो आज है तकरीबन। बस ये है कि जब आप हमारे ज़माने में वो पेचीदगी बहुत आ गई है, और जिसे हम कहते हैं कि एक नॉलेज एक्सप्लोजन है। अब इसमें इतने मुख्तलिफ लहजों में चीज़ें कही जा रही हैं, बोली जा रही हैं, और इतनी टकराव हैं आपस में ख़यालात में और चीज़ों में। तो उसके मुकाबले में जो लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं या अपने आप को रिलेट कर रहे हैं, मतलब शायर या फ़लसफ़ी या ऐसे लोग जो परसेप्टिव लोग हैं, जो चीज़ों को देखते हैं, तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि इंसान की उसकी इब्तिदा से रिलेट करें। लेकिन हर ज़माने के अपने कन्फ्यूजन्स हैं। जो इल्म जो कन्फ्यूजन पैदा करता है, उससे निजात पाने का तरीका यही है कि वो अपने आप को बिल्कुल वहाँ से जोड़े जहाँ से उसने शुरुआत की थी। जब इंसान के पास इतने वसाइल नहीं थे, इतनी चीज़ें नहीं थी, जो उसको इतना मूवमेंट नहीं था, मतलब हरकत इतनी नहीं थी, इतनी चहल पहल नहीं थी दुनिया में, तो उस ज़माने से जब आप रिलेट करते हैं अपने आप को, तो जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं ज़िंदगी के और कायनात के, उनसे हम जुड़ते हैं। तो आज भी यही है मसला कि इस दुनिया में जो ये पूरा एक पहाड़ पैदा हो गया है इंसान के नाम पे, जो ज़ाहिरी चीज़ें हैं उनकी, तो उस पहाड़ को खोदना और उसमें से अपनी इंसान होने भर की रोशनी और इंसान भर होने का तजुर्बा निकालना, यही बुनियादी काम है, जो मीर जैसे शायरों से और दूसरे शायरों से हमें ये बात मालूम होती है कि हमें ये काम करना है। वरना और ये काम इतना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हम अपने आदमी होने को का हक अदा करने के लिए इस काम में शरीक हों और उसको करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया सर।